पर स्वागत करते हैं। तो हम लोग पॉलिटी का क्लास कर रहे थे। तो पॉलिटी की क्लास में हम लोगों ने जो है मंत्री परिषद के बारे में चर्चा कर लिया था। मंत्री परिषद के बाद हमने महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में भी चर्चा कर लिया था। तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद। तो आज हम लोग जो है संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि संसद क्या होता है। संसद के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और संसद क्या होता है, इसमें कौन कौन आते हैं, तो उसी का जो हम लोग देखेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सभी जो है संसद के अंग हैं। तो इनके बारे में हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा पॉलिटी का क्लास रहेगा संसद के ऊपर। नए ढंग से हम लोग पॉलिटी को यहाँ पे करेंगे और संसद को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संसद क्या होता है, पहले ये जानेंगे कि आखिर ये संसद क्या है। जानेंगे कि आखिर संसद है क्या। तो पहले इसका समझेंगे कि इसके 3 अंग हैं। कौन कौन है? लोकसभा, फिर आप देखेंगे राज्यसभा, राज्यसभा के बाद इसमें राष्ट्रपति भी आते हैं। ये क्या है? संसद के 3 अंग हैं। 3 अंग, यही 3 अंग हैं जो पूरी तरह संसद में आते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई है भारतीय संविधान में तो यही तीनों ज़रूरी है। इसके बिना आप संविधान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोकसभा चाहिए, राज्यसभा चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए। आप जैसा कोई जानते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई बिल आता है लोकसभा से या राज्यसभा से शुरू होता है। सभी बिल नहीं, धन विधेयक सिर्फ जो है लोकसभा से आता है। बाकी आप कोई बिल लाते हैं तो लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब एक्ट या कानून बनेगा। उसके बाद ही कार्यपालिका जो है उस कानून को आगे लागू कर पाएगी। तो इस प्रकार जो है संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। अब कहेंगे कि संसद में कौन कौन शामिल है। संसद अगर कहा जाए तो इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा है। कौन कौन है संसद में शामिल है? लोकसभा और राज्यसभा है। तो लोकसभा और ये आपका हाउस हो गया, लोकसभा और ये राज्यसभा। क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में आप जैसा कि जानते हैं इसमें 545 है और राज्यसभा में 245 सीट है। कितना है? 245 सीट है। आप कहीं देखते होंगे इसमें 250 भी होता है। तो आप कहेंगे 5 सीट कहाँ गई इसमें से। वर्तमान में तो 245 ही हैं, लेकिन कुल कितना है? 250 है। तो 5 सीट जो है वो पीओके के अंदर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। 5 सीट जो है उधर है। अगर पीओके भारत में आता है तो कितना सीट हो जाएगा राज्यसभा का? 250 हो जाएगा। अगर भारत में पीओके आता है तो आगे आएगा भी, ठीक है, आज न कल कभी न कभी जरूर आएगा। तो 250 सीट तो है, लेकिन वर्तमान में 245 ही है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग। तो संसद की जो चर्चा है ये कहाँ है? अनुच्छेद 79 में है। कितना में है? अनुच्छेद 79 में है। और लोकसभा की चर्चा 81 में है और राज्यसभा की 80 में है।
तो यहाँ पे देखें संसद में कौन कौन शामिल थे। इसके तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पे देखेंगे कि संसद की जो चर्चा है अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का 80 में है और लोकसभा का 81 में है। तो ये अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद को भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर अनुच्छेद से आ गया कि राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है तो आपको वहाँ याद रखना पड़ेगा। तो इसका एक ट्रिक याद रखेंगे, इसका ट्रिक है सरल, और ये ल, सरल। यहाँ पे संसद की चर्चा 79, राज्यसभा की 80 और लोकसभा की 81। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे इस ट्रिक को, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में आपको सिर्फ सरल भाषा होता है, सरल शब्द में याद रखना है क्या, संसद को। सरल शब्द में संसद को याद रखना है, मतलब स, र और ल। स से 79 यानी संसद की चर्चा होगी, र से राज्यसभा यानी 80 में इसकी चर्चा है, और ल से लोकसभा यानी इसकी चर्चा जो है 81 में होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया कि संसद में जो है लोकसभा और राज्यसभा है। तो यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि राज्यसभा क्या होता है और लोकसभा क्या होता है। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि राज्यसभा का गठन किस प्रकार होता है, उनके जो सदस्य हैं वो किस प्रकार निर्वाचित होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनकी शक्ति क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि राज्यसभा आखिर क्या होता है, संसद में इनको क्यों जरूरी रखा गया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं, संसद हमने समझ लिया, संसद के बाद हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा ये जो है अनुच्छेद 80 में है, कितना है, आर्टिकल 80 में है। तो राज्यसभा जो है इसको ऊपरी सदन कहा जाता है, इसको उच्च सदन कहा जाता है, बूढ़ों का सदन कहा जाता है। इसको जो है बूढ़ों का सदन कहा जाता है। आप इसको अस्थाई सदन कहा जा सकता है, अस्थाई सदन। अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है कि ये कभी भी भंग नहीं होगा, कभी भी भंग नहीं होगा। ये जो है कभी भी भंग नहीं होगा, उच्च सदन होगा, अस्थाई सदन होगा। इसका जो है कार्यकाल की अवधि जो होगी, कार्यकाल कितने दिन का होगा, 6 वर्ष का होगा। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य हटाए जाएंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है, सभापति, तो उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन
उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य ही नहीं होता है। तो इसके बाद देखेंगे कि राज्यसभा में अगर कोई व्यक्ति को नियुक्त करना है तो राज्यसभा में 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए? पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि राज्यसभा का जो सदस्य होना चाहिए वो 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यहीं पे आप देखेंगे फिर आगे लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। तो राज्यसभा का जो सदस्य है वो किस प्रकार निर्वाचित होगा, इसके बारे में समझते हैं। राज्यसभा का जो सदस्य है वो किस प्रकार निर्वाचन होगा इसके बारे में पहले इसमें समझ लेते हैं कि मनोनयन भी होता है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनयन करते हैं जो कि कला, विज्ञान, साहित्य में आगे हों, उनका योगदान हो। जैसे राज्यसभा में क्यों मनोनयन किया जाता है? किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में क्यों मनोनीत करते हैं? तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो राज्यसभा में मनोनीत इसलिए किया जाता है कि अगर मान लिया जाए किसी व्यक्ति को हमको प्रधानमंत्री बनाना है। जैसे आपने देखा था मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बने थे, बहुत ही चर्चित चेहरे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी चुनाव नहीं लड़े हैं, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी चुनाव नहीं लड़े, वो राज्यसभा के सदस्य थे। वो कहाँ से थे? राज्यसभा के सदस्य थे। तो कैसे प्रधानमंत्री बन गए? तो यही बात के लिए हमको यहाँ पे चर्चा करना है कि मान लिया जाए हमें ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है जो कि हो सकता है एक वैज्ञानिक हो और उनका योगदान जो हो समाज में या तो देश में या अंतर्राष्ट्रीय में बहुत अच्छा हो। तो हमको उनको अगर प्रधानमंत्री बनाना हो तो किस प्रकार हम बनाएंगे? अगर कोई वैज्ञानिक ऐसा हो कि वो रिटायर हुए, उनको अगर प्रधानमंत्री या तो कोई ऐसे बड़े पद पर लाना हो, विदेश मंत्रालय बनाना हो, तो उनको पहले कैबिनेट में लाना पड़ेगा। तो उनको हम कैसे लाएंगे? तो अगर उनको हम चुनाव लड़वाते हैं तो वो चुनाव में हार जाएंगे, इलेक्शन में वो इलेक्टेड तो नहीं हो पाएंगे। इलेक्शन अगर चुनाव उनको लड़वाएंगे तो वो नहीं जीत पाएंगे, कौन उनको वोट देगा? आप जैसा कि जानते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनको अगर आप एक मुखिया का चुनाव लड़वा दें तो वोट नहीं देगा कोई, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, बीए हो, बीएससी, कुछ भी हो। और वही एक जो है झोला छाप, जिसको कि हिंदी बोलना या लिखना नहीं आता, वो मुखिया का चुनाव जीत जाएगा। तो यहाँ पे भी वही नियम है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है अगर किसी व्यक्ति को बनाना है जो कि ऐसे व्यक्ति हैं जिनका योगदान वैज्ञानिक में या ऐसे क्षेत्रों में बहुत अच्छा है और सभी को लगे कि अगर उनको पीएम बनाया जाए तो देश का विकास अच्छे से होगा। जैसे मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया क्योंकि वो एक क्या थे? अच्छे अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री थे। कौन? मनमोहन सिंह जी।
तो मनमोहन सिंह जी को अगर प्रधानमंत्री की बात हुई थी तो उनको पहले कहाँ लाया गया? लोकसभा से तो बन नहीं सकते थे क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़े हैं। तो उनको कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में आप मनोनीत कर दीजिए। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, उनमें उनको मनोनीत कर दीजिए, मनोनयन कर दीजिए और राज्यसभा से फिर उठाकर उनको 15% का जो कोटा है लोकसभा में उसमें ला दीजिए, उनका चेहरा आगे कर दीजिए, प्रधानमंत्री बन जाएंगे वहाँ पे। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राज्यसभा में। लोकसभा में भी होता है, 2 एंग्लो इंडियन का होता है, लेकिन इसकी वहाँ चर्चा नहीं है। अब वो चीज़ भी लगता है समाप्त की ओर है। तो राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं इसी के लिए कि अगर कोई वैज्ञानिक हो, कोई ऐसा आदमी हो जिसको कि समाज या देश को ज़रूरत है, अगर उनको पॉलिटिक्स में लाना है तो उनको किस प्रकार लाएंगे? तो राज्यसभा से लाएंगे। राज्यसभा में आप उनको मनोनीत कर दीजिए, वहाँ से फिर आपको मंत्री पद दे दीजिए, आप विदेश मंत्री बना दीजिए, वित्त मंत्री बना दीजिए, कोई भी मंत्री आप बना सकते हैं, उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो इस प्रकार जो है राज्यसभा एक बहुत ही बड़ा किरदार निभाता है इस संसदीय व्यवस्था में। तो चलिए देखते हैं इससे आगे हम लोग सभा का चुनाव किस प्रकार होता है। राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार होगा? का जो चुनाव होगा वो किस प्रकार होगा और इसके सदस्य किस प्रकार चुने जाएंगे? तो इनके जो सदस्य चुने जाएंगे वो टोटल कितने हैं? 245 सदस्य चुने जाने हैं। लेकिन आप कहेंगे 250, लेकिन 5 सीटें जो है पीओके में है। अगर पीओके भारत में आता है तो टोटल 250 सीटें हो जाएगी। तो हमको 245 सीट ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लाने हैं। और इसमें से आप देखेंगे कि 12 सीट आपको माइनस करना होगा जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो कितने सीटें बची? 233 सीटें। अब ये जो 233 सीटें हैं ये कहाँ से आएगी? तो आप कहेंगे राज्य आएंगे, सभी राज्य हैं। और कौन है? यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी इसको भरेंगे। प्रत्येक राज्य में इनके सीटें फिक्स की गई है, सीटें जो है इनकी फिक्स है। किसी राज्य में 10 है, कहीं 16 है, कहीं 8 है, कहीं 5 है, कुछ है, जैसी जनसंख्या के अनुसार है। जिस राज्य की जनसंख्या जैसी है, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। आप अनुसूची नंबर 4 में देखेंगे तो उसके आधार पर जो है सीटें का जो बंटवारा है जनसंख्या के आधार पर की गई है। आप देखेंगे कि यूपी में सबसे ज़्यादा सीट है राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। उसी प्रकार और भी अदर स्टेट आप देखेंगे, बिहार, झारखंड। तो जो जिसका जनसंख्या जिस प्रकार है उस आधार पर उनको सीटें दी गई है। सीटों का जो बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पर है। कौन से राज्य में कितने सीटें होगी ये जनसंख्या तय करेगा कि उस राज्य की कितनी जनसंख्या है। और यूनियन टेरिटरी भी है, तो वहाँ से भी आप देखेंगे ज़्यादातर यूनियन टेरिटरी है। कुछ में तो सीटें ही नहीं है और बहुत से 1-2 में है जिसमें कि 1 सीट या 2 सीट है। तो इसका चुनाव किस प्रकार होगा? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चुनाव किस प्रकार होगा? तो ये चुनकर कहाँ से जाएंगे? तो पहले तो इसका चुनाव क्या होगा? अप्रत्यक्ष मतदान होगा। अप्रत्यक्ष मतदान यानी आप इसको गुप्त मतदान कहेंगे। तो राज्यसभा का जो चुनाव होगा सदस्य का वो अप्रत्यक्ष मतदान से होगा, यानी कि जनता इसमें सीधे वोट नहीं डालेगी। इसमें क्या है? जनता वोट नहीं डालेगी, जनता वोट नहीं डालेगी।
तो कौन डालेगा वोट इसमें? ठीक है, जनता वोट नहीं डाल रही है, तो जनता द्वारा चुने गए एमएलए, जनता द्वारा चुने गए एमएलए इसमें भाग लेंगे। आपने जो जनता ने जो एमएलए चुना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेंगे। कौन भाग लेंगे? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इनकी चुनाव होगा अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से। और इसमें क्या प्रक्रिया होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इस विधि से इनका चुनाव होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जिस प्रकार आपने देखा था राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी प्रकार होता है। राष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी प्रकार होता है। तो यहाँ राज्यसभा का भी चुनाव इसी प्रकार होगा। क्या होगा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इसके लिए तो पहले आयु जो है आप जानते हैं 35 वर्ष होना चाहिए। चर्चा कर लेंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये आखिर क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अगर इसका चुनाव करना है राज्यसभा में तो क्या होगा? यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 सदस्य होंगे। 4 सदस्य यानी 4 आप दल भी मान सकते हैं, पार्टी भी मान सकते हैं कि 4 पार्टियां यहाँ पे चुनाव में हिस्सा ले रही है। राज्यसभा के सीट के लिए 4 पार्टियां यहाँ पे भाग ले रही है। तो इसमें जो है विधानसभा के जितने निर्वाचित सदस्य हैं, विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, मान लिया जाए आप बिहार से हैं, बिहार में कितनी विधानसभा सीट? 243 सीटें हैं। तो इसमें भी बहुत सारे पार्टी अलग अलग मिलके यहाँ पे जीते हुए हैं, सभी निर्वाचित हैं। तो इनको जो है राज्यसभा के लिए चुनाव कराना है। तो बिहार में राज्यसभा के कितने सीटें हैं? 16 सीटें हैं। राज्यसभा से 16 सीटें हैं, यानी बिहार जो है 16 लोग ही राज्यसभा में भेज सकता है। कितने भेजेगा? 16 को, इससे ज़्यादा नहीं भेज सकता है। बिहार में जो 16 सीटें हैं वो 16 ही राज्यसभा में जाएगी। तो इसका चुनाव किस प्रकार होगा? तो प्रीफरेबल ऑर्डर, यानी कि इसको बोलते हैं शक्ति ऑर्डर, किसके पास कितनी शक्ति है। तो मान लिया जाए यहाँ पे 4 पार्टी है या 4 लोग हैं, तो यहाँ पे जो सारे जो विधानसभा के सदस्य हैं निर्वाचित, सभी वोट डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि जनता यहाँ वोट नहीं डालेगी। जनता जो है वोट नहीं डालेगी यहाँ पे। तो 243 लोग ही इस पे
वोट करेंगे। तो मान लिया जाए कोई व्यक्ति आया, कोई विधायक, विधानसभा को जो विधायक ही बोला जाता है, उसने ऑर्डर में उसको वोट डालना है। यानी कि 4 लोग हैं या 4 पार्टी हैं, चारों को उनको वोट करना पड़ेगा। तो चारों को वोट करेंगे तो उनको ऑर्डर डालना पड़ेगा कि हमको पहला व्यक्ति है या पहला ये हमको पसंद है, दूसरा में ये है, तीसरा में ये है और 4 नंबर पे ये है। यानी कि हमको सबसे कम पसंद 4 नंबर है, सबसे अधिक पसंद 1 नंबर है। क्या है, कोई व्यक्ति अगर वोट डाला यहाँ पे, वो पहले चूज किया 1 नंबर को, उसके बाद चूज किया 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। तो ऐसा कोई और व्यक्ति आएगा, दूसरा आएगा, वो हो सकता है पहले इसको चूज करे कि पहला नंबर ये रहेगा, दूसरा इसको चूज करेगा, तीसरा इसको करेगा, चौथा इसको कर सकता है। तो इस प्रकार जो है उनको प्रीफरेबल ऑर्डर यानी कि क्रम से उनको प्रीफर करना, यानी कि अधिक पसंद कौन है, प्रीफर्ड ऑर्डर। तो उनको प्रीफर्ड ऑर्डर में वोट डालना पड़ेगा। तो पहला नंबर ये डाले, दूसरा में ये, तीसरा में कोई आएगा फिर पहला में ये डाल सकता है, हो सका कोई और आवे उसको पहला चौथा नंबर लगे। तो इस प्रकार जो है गिनती होगी वोटों की कि सबसे अधिक पसंद किसको किया गया है, सबसे अधिक किसको पसंद किया गया, इसके बारे में आप उसकी मतगणना होगी। तो पता चला, हो सकता है पहला 1 नंबर हो कि नहीं सबसे ज़्यादा इनको पसंद किया गया है, पहला नंबर पे इनको पसंद किया गया है। तो इसके लिए एक कोटा तय की जाती है। क्या होता है, एक कोटा होता है उस वोटर का और उस विधायक का और उसकी जनसंख्या के अनुसार। अगर कोटा उसको मिल गया, जितना वोट चाहिए जीतने के लिए उतना, अगर उसको कोटा पूरा हो गया, जितना वोट चाहिए एक राज्यसभा सदस्य को या पार्टी को जीतने के लिए, उतना अगर मिल गया तो जीत गया, और उसका जो बच गया वोट वो सभी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या होगा, सब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या तो फिर पहली बार इसकी गणना हुई और ये जीत गया, इसको कम मिला और ये जीत गया, तो जो बाकी जो सबसे कम लाया उसकी वोटों की ट्रांसफर की जाएगी। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब यही होता है कि जो इसमें सबसे कम लाया उसकी वोटों को जो है अनुपातिक आधार पर यानी कि सब में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस प्रकार जो है इसका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इससे आगे हम लोग एक्चुअल डाटा है उसको देख लेते हैं। तो राज्यसभा का जो बैठक होगा, बैठक जो है वर्ष में 2 बार होना जरूरी है। कितने बार होना चाहिए, बैठक जो है राज्यसभा का कम से कम 1 साल में 2 बार होना चाहिए। और राज्यसभा का जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ये होता है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया महाभियोग राज्यसभा से लगाया जाता है। तो ये सभी फैक्चुअल बातें हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये राज्यसभा के बारे में आज हम लोगों ने समझा। तो इससे आगे हम लोग कल देखेंगे लोकसभा के बारे में
तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। तो कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।